आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए भाई 2025 से साल शुरू हो चुका है, आज 2 जनवरी है। और वहीं बात करें अपने हरियाणा जीके के जो अपने 20 मॉक टेस्ट हुए हैं उनको वहीं पे स्टॉप करते हुए अब नंबरिंग चेंज करते हुए अपने आगे का जो शेड्यूल रहेगा हरियाणा जीके का, वो हर रोज हम 25 क्वेश्चन लेके आएंगे एमसीक्यू, जिसके बेस पर हम 100 प्लस क्वेश्चन, आप बाकायदा गिन लेना इस क्लास के दौरान आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बिल्कुल जी, जिनमें से आपको 17 से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और है, बाकी नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी, हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा नाम इस बैच का रखा गया है हमने। ये अपने जिस तरह से हमने 20 मॉक टेस्ट पर पढ़े थे उसी तरह से इनको भी आगे पढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल जी, सीईटी जल्दी होने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और भाई नए साल पर अपनी डिवाइन स्टडी जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उस पर आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। आज का लास्ट दिन रहेगा, अभी उसके बाद कोई ऑफर नहीं रहेगा। ऐप का नाम डिवाइन स्टडी है। न्यू ईयर पे ये ऑफर रहेगा आपके लिए 50% डिस्काउंट, ऑल कोर्सेज चाहे रिकॉर्डेड हो या बात करें चाहे लाइव चल रहा हो, ठीक है। बिल्कुल लाइव नॉन स्टॉप नाम से चल रहा है और रिकॉर्डेड आपको ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट पा सकते हैं दीवान अपने न्यू ईयर 50 कूपन कोड लगा कर डिवाइन स्टडी ऐप पर। चलिए क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो भाई स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। हर एक क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ेंगे, पहले आंसर के बारे में, उसके बाद में उस क्वेश्चन से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे, चाहे 2 बने, 5 बने, चाहे 8 बने, चाहे आपके 10 बने, 2 से लेकर 10% जितने भी बनेंगे एक क्वेश्चन के हिसाब से, उस हिसाब से आप क्लियर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भाई हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। तो पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आंसर देंगे आप 1996 में। अब देख लीजिए कुछ साहित्य अकादमियां हैं। जैसे भाई आपसे पूछा जाए कि बताइए हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, हरियाणा साहित्य अकादमी या हिंदी साहित्य अकादमी, तो आंसर देंगे आप 70। आपसे पूछा जाए उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आंसर देंगे क्या भाई 1985। आपसे पूछा जाए संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो संस्कृत साहित्य अकादमी की 2002 में। 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब जान लेते हैं इनके बारे में कि भाई जैसे हिंदी साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा है, ठीक है। और वहीं बात करें संस्कृत की, हरिप्रभा है। उर्दू की जमुना तट है। और पंजाबी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो अपने शब्द बूंद है। ये आपको याद करनी है, ठीक है, हो जाएगा। एक संवाद पत्रिका के बारे में प्रश्न आता है जो कि जनसंपर्क लोक सूचना एवं भाषा विभाग के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर जी, आगे चलते हैं। 7-8 क्वेश्चन हुए एक क्वेश्चन के बेस पर। इसी तरह से पूरे अपने 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की घोषणा कब हुई थी। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की घोषणा या बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत जो है वो 1987 में की गई थी। 87 में ताऊ देवीलाल के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और हरियाणा राज्य बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट रहेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात आपकी कि भाई ताऊ देवीलाल के द्वारा ये शुरू की गई थी। किसके द्वारा, ताऊ देवीलाल के द्वारा। आज वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन है वो 3250 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 3250 रुपये कर दी गई है। वही बात करें आप, इसी के आसपास एक डेट है 1987 के बाद में 1988 की। 1988 में किसानों का कर्ज माफ हुआ था। भाई क्या माफ हुआ था, किसानों का कर्ज माफ हुआ। जैसे 8 में से 8 गए 0 तो कर्ज 0 हो गया, और 8 में से 7 गए तो 1 बचा। 1 से आप क्या कर लेंगे, 100 रुपये से पेंशन योजना ये शुरू हुई थी, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए आप 3 पे। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन कब चला था। तो हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ से। और तो हिंदी सत्याग्रह आंदोलन भी इंपॉर्टेंट आया नहीं है एग्जाम में, इसके बारे में क्यों पूछा गया मैं आपको बताऊंगा। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका, ये आपका चला था जी सन 1957 में। और अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हिंदी सत्याग्रह आंदोलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनके परिवारजनों को या उनको 15,000 की जगह अब उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह।
कितने दिए जाएंगे? 20,000 रुपये दिए जाएंगे, पहले 15,000 दिए जाते थे। ठीक है, तो ये हिंदी सत्याग्रह आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किसी के बारे में 2 होंगे, किसी के बारे में 3 होंगे, किसी के बारे में 8-10 क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया था। अब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 2 भागों में कब बांटा था? तो हरियाणा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 भागों में बांटा था 1805 में। ठीक है जी। 1800 आपके भाई 3 में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। कब हुई थी सुरजी अर्जन गांव की संधि? 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद सुरजी अर्जन की संधि जो है वो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें हरियाणा के लगभग सभी जगह मराठों से छीनकर अंग्रेजों ने अपने अधीन ले ली। कुछ क्षेत्र है वो उन सामंत सरदारों को दे दिया गया जिन्होंने कभी ना कभी अपने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। ठीक है, बाद में उन सामंत सरदारों से भी वो क्षेत्र छीनने की घोषणा की 1809-10 में। उसके बाद में 1814 में जींद का विद्रोह, आपने सारे विद्रोह सुने होंगे। फिर वो विद्रोह थे, विद्रोह का कारण यही था कि 1803 में जब सुरजीर्जन गांव की संधि हुई थी उस समय क्या हुआ था, कुछ क्षेत्र उन सामंत सरदारों को यानी हरियाणा के राजाओं को दे दिया गया था और वो बाद में वो राजाओं से छीनने की कोशिश की गई और छीन भी लिया गया था। तो इसीलिए हरियाणा में बाद में विद्रोह होते हैं। तो ये बात तो है संधि की। और ये 1805 में वो अपने राजनीतिक रूप से है ना हरियाणा की राज व्यवस्था को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। क्लियर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म से संबंधित बहुत सारे विवाद हैं, फिर भी एक सर्वमान्य डेट है, विद्वानों की एक कॉमन डेट है जिसको सबसे ज़्यादा विद्वान मानते हैं। बाकी भाई इन पे क्या है, अभी भी विद्वानों के बीच में मतभेद है कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन सर्वमान्य डेट रहेगी आपकी क्या, अपने 1478। ठीक है, 1478 कहा जाता है। भाई सूरदास अकबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो अकबर तो भाई 1556 में राजा बना था। ठीक है, तो सोच के देखिए, तो सूरदास तो बहुत लंबे समय तक जिए हैं। बिल्कुल जी। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास भाई ब्रिज भाषा के कवि थे। एग्जाम में ये भी आता है। सूरदास की रचनाएं बताइए। सूरदास की रचनाएं साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है। सूर सागर, सूर सरावली, जिनमें सूर शब्द लगे वो तो है ही है। साहित्य लहरी याद करना है एक तो एडवांस में, एक आपको ब्यावलो याद करना है। कौन सा? ब्यावलो। ठीक है, ब्यावलो रचना भी किसकी है? सूरदास की। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? 1478 में सिही गांव में हुआ था। कौन से गांव में? सिही गांव। और ये सिही गांव कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये गांव पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर। सूरदास के बारे में आप कर लेंगे। सूरदास बचपन से भाई अंधे थे ये कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है? औसतन ऊंचाई कितनी है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर माना गया 700 से 900 फीट। ठीक है, 700 से 900 फीट ये औसतन ऊंचाई है। अब आप कहोगे जी आपने बात करें मैदानी भाग की ऊंचाई पूछी गई है तो भाई आप 700 से 900 फीट आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, एग्जाम में यूं का यूं क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? सरस्वती नदी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको भाई एक तो रेड क्रॉस, हरियाणा रेड क्रॉस के बारे में याद करना है, रेड क्रॉस हरियाणा। ठीक है, और एक आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का राज्यपाल है, रेड क्रॉस हरियाणा का भी अध्यक्ष राज्यपाल है। इन 2 के राज्यपाल है। बाकी कोई भी आ जाए, चाहे आपका मेवात विकास बोर्ड आए, चाहे आपका भाई अपने बात करें शिवालिक विकास बोर्ड आए, अरावली विकास बोर्ड आए, शीतला माता पूजा स्थल विकास बोर्ड आए, सभी के आपको मुख्यमंत्री करना है। चाहे आपके साहित्य अकादमी आए, आपको मुख्यमंत्री करना है। वहीं बात कर लेते हैं हमें कि सरस्वती विकास बोर्ड जो मुख्यमंत्री हैं इसका गठन कब हुआ? सरस्वती विकास बोर्ड का गठन 2015 में हुआ था। दुमन सिंह किरमच इसके उपाध्यक्ष हैं।
धूमन सिंह किरमच कौन है? किरमच याद करेंगे, किरमच, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं। क्लियर जी। ये बार बार एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2015 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट सिंचाई योजना का जन्मदाता कौन है? लिफ्ट सिंचाई का जन्मदाता हरियाणा में चौधरी बंसीलाल को माना जाता है, क्योंकि बंसीलाल भिवानी से बिलोंग करते थे। भिवानी में इनका जन्म हुआ था, 26 अगस्त को जन्म हुआ था, है ना, अपने 26 अगस्त को। और 1927 की बातें हैं, बंसीलाल का जब जन्म हुआ गोलागढ़ भिवानी में। तो ये भिवानी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित थे। और इन्होंने क्या करा कि भिवानी लिफ्ट नहर, जो कि बाकड़ा नहर से ही निकलती है, अपने भिवानी नहर से 2 लिफ्ट नहरें, जूही लिफ्ट नहर और लोहारू लिफ्ट नहर बनाई गई थी, है ना। और बंसीलाल ने ही अपने बात करें तो महेंद्रगढ़ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर बनाई थी। और इस नहर में सबसे पहले पानी छोड़ा गया 1976 में। महेंद्रगढ़ के लिए जीवनदान साबित होती है, जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। और वही बात करें भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध का जनक अगर पूछा जाए तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। ये भाखड़ा बांध से निकल के आती है। भाखड़ा बांध जो है ना, भाखड़ा बांध आपका ये रहा, भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। भाखड़ा आपका भाई पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, नांगल पड़ेगा आपका भाई अपने पंजाब में, दोनों संयुक्त परियोजना है। तो यहीं से नांगल से आपकी एक भाखड़ा नहर आती है हरियाणा के टोहाना में, और यहीं से बरवाड़ा नहर लिंक बनती है, भिवानी नहर लिंक बनती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर लिंक बनती है, और अपने नरवाना नहर लिंक बनती है। और इनसे बहुत सारी नहरें, जैसे सिरसा के लिए यहाँ से चली गई, फतेहबाद के लिए यहाँ से चली गई, इस तरह से बहुत सारी नहरें निकलती है भिवानी से। 2, जैसे एक ये वाली हो गई आपकी जूही नहर लिफ्ट नहर, एक लोहारू लिफ्ट नहर। लोहारू लिफ्ट नहर से आपकी चरखी दादरी में भी सिंचाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, झींगा पालन में प्रदेश में प्रथम जिला कौन सा है? झींगा मछली जो होती है, इसके पालन में पहला जिला कौन सा है? सिरसा जिला अग्रणी जिला है झींगा मछली पालन में। और झींगा मछली पालन का करंट अफेयर में पूछा जाए कि भाई इसका केंद्र कहाँ स्थापित होगा, झींगा मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो प्रशिक्षण केंद्र झींगा मछली पालन का आपका झज्जर में स्थापित होगा। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और वही सिरसा की बात करें, सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन, सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन सिरसा जिला करता है। सब्जी हो, अनाज हो और फलों के उत्पादन में भी सिरसा जिला अग्रणी जिला है। सबसे ज़्यादा सिंचाई सिरसा में होती है, और सिरसा में सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हरियाणा में कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? तो खेतीबाड़ी का मुख्य स्रोत हरियाणा में क्या है? नहरें, वर्षा जल, ट्यूबवेल या नदी? हरियाणा में प्रमुख जो है वो नहरें हैं। हरियाणा में वर्षा तो न्यून वर्षा वाला राज्य है। हरियाणा कैसा राज्य है? न्यून वर्षा वाला राज्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाए अधिक वर्षा, न्यून वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, मध्यम वर्षा, तो आपको न्यून वर्षा आंसर सेलेक्ट करना है। हाँ, वर्षा अम्बाड़ा में ज़्यादा होती है, ये बात आपको याद करनी है। अम्बाड़ा ऑप्शन में ना मिले तो पंचकूला कर देना, पंचकूला में ज़्यादा होती है। नंबर 1 आपको अम्बाड़ा ही देखना है, नंबर 2 आपको पंचकूला देखना है। और वही बात करें, आपसे पूछा जाए अम्बाड़ा में सिंचाई होती है, ये कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में। अम्बाड़ा में सिंचाई किस माध्यम से होती है? अम्बाड़ा में भी सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। वर्षा से गुजारा नहीं होता, वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा से काम चल जाएगा ना। अम्बाड़ा में पूछा जाए तो भाई नहरों से सिंचाई होती है, और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है तो सिरसा में होती है। ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल के माध्यम से कैथल जिले में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन है। कैथल में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से क्या है? सिंचाई होती है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? अपना भाई हरियाल नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? हरियाल। जैसे नाम में भी सरकार आ गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सरकार। सरकार क्या चाहती है? सरकार हरियाली चाहती है। सरकार क्या चाहती है? हरियाली। हरियाली, हरियाली में ले के हटा दे, ले हटा दे तो खाली क्या बच गया? हरियाल। ठीक है, सरकार हरियाली चाहती है, हरियाल हो गया। और वही बात करें भाई, अपने राहुल सांकरत्यान नाम का व्यक्ति है। राहुल सांकरत्यान ने हरियाणा को क्या कहा है? राहुल सांकरत्यान ने हरियाणा को अपने भाई
एक जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं इसको मिटा के दोबारा करता हूँ। जैसे एक आपने सुना है हरिधान्य, हरिधान्य, और एक आपने सुना है बहुधान्य। ठीक है, ये हाथ से लिख रहे हैं, सही नहीं लिखा जा रहा। बस 4-5 दिन में भाई हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा। उसके बाद लाइव क्लासेस शुरू कर दूंगा। थोड़ा दिक्कत थी हाथ में, इसीलिए क्लास नहीं ले पाया, दर्द था। अभी ठीक है भाई। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन आए ना तो आंसर कर देंगे हरिधान्य। और अगर महाभारत में पूछा जाए ना, महाभारत में, तो आंसर कर देंगे बहुधान्य। क्लियर जी, हो जाएगा। वही बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है महाराज कृष्ण। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। हरना का मतलब लूटपाट वाला एरिया। हरना किसने कहा है? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। ये भी एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। विक्टोरिया मेमोरियल हरियाणा में कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हरियाणा में कहाँ है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हरियाणा के करनाल में है। ये पहले अम्बाड़ा में हुआ करता था, क्योंकि करनाल उस समय नहीं था। स्टार्टिंग में अगर बात करें पुराने समय की, हरियाणा बना 1966 में, तो करनाल भी था और अम्बाड़ा भी था। लेकिन और पहले चले पुराने समय के, अंग्रेजों के समय की चले, ठीक है, तो करनाल नहीं हुआ करता था। कर्ण नगरी नाम से जानते थे उस एरिया को। वो जो एरिया जो था वो अम्बाड़ा में ही आया करता था। तो भाई अगर बाय द वे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपको करनाल ऑप्शन में ना मिले तो अम्बाड़ा कर सकते हैं, नहीं तो अगर ऑप्शन में है तो करनाल ही करना है। और बात की जाए इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपका 1948 में जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तब शोक प्रकट के लिए लोग इस मेमोरियल हॉल में इकट्ठे हुए थे। और इस मेमोरियल हॉल में जब लोग इकट्ठे हुए तो इस मेमोरियल हॉल का नाम बदल दिया गया। और आज इसके 1948 के बाद में आज तक इस मेमोरियल हॉल को जाना जाता है गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से। और वहीं बात करूं, महात्मा गांधी संग्रहालय पूछा जाए एग्जाम में, तो महात्मा गांधी संग्रहालय आपका पलवल जिले में रहेगा। कहाँ रहेगा जी? पलवल जिले में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जब आए थे पलवल जिले में, तो भाई यहाँ पर गांधी पार्क और गांधी संग्रहालय की नींव रख कर गए थे पलवल जिले में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्षवर्धन पुलकेशियन द्वितीय, ये पुलकेशियन सेकंड था, कि मध्यम में युद्ध हुआ और इस युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो इस युद्ध का अभिलेख हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख से। कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान के पास में ही, बिल्कुल बीजापुर के समीप में एक अभिलेख मिला है, जिस पर लिखा गया है कि भाई चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे डांट लिया था। जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, या यूं बोलूं हर्षवर्धन दक्षिण भारत पे कब्जा करने के लिए जा रहा था, तो गुजरात के समीप नर्मदा नदी जो जाती है, गुजरात की लाइफलाइन कहलाती है, यहाँ पर इसी के पास में पुलकेशिन द्वितीय आया जो चालुक्य वंश का था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। हर्षवर्धन को लगा कि युद्ध में जीतना संभव नहीं है, हर्षवर्धन पीछे हट गए। इस तरह से हर्षवर्धन की हार हुई। ये बात जी 634 ईस्वी की बताई जाती है, जो कि बात करें अपने को ऐहोल अभिलेख के बारे में के माध्यम से पता चलती है। और ऐहोल अभिलेख का जो है, अपने बात करें जो अपने लेखक बोलूँ मैं, रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। प्राची तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो प्राची तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? अधिकतर हरियाणा में जो तीर्थ स्थल है, तीर्थों की नगरी बोले तो भाई किसे बोला जाता है? तीर्थों की नगरी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। प्राची तीर्थ भी आपका कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कुरुक्षेत्र के प्रॉपर किसी स्थान का नाम दे रखा है, थानेसर पेवा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ये पेवा में पड़ता है। प्राची तीर्थ कहाँ है? पेवा में। और एक पेवा में आपका कार्तिकेय मंदिर भी है। एग्जाम में कार्तिकेय मंदिर, बहुत पुराना कार्तिकेय मंदिर है, जो कि पेवा जिले में, पेवा कुरुक्षेत्र जिले के पेवा शहर में रहेगा। और पेवा जो है आपका, वो राष्ट्रीय राजमार्ग 152 पे पड़ता है। 152 पे पड़ता है पेवा। बिल्कुल आपका पेवा इस साइड में रह गया है ना, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपका थानेसर, और थानेसर से मिला हुआ आपका कुरुक्षेत्र।
ठीक है, तो ये याद करना है। जब आप कुरुक्षेत्र से पेहुआ जाते हैं तो इस तरह से जाया जाता है, और बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 152 दिया जाता है। जब कुरुक्षेत्र से पेहुआ चलते हो, रास्ते में ज्योति सरोवर भी आता है। तो एग्जाम में आया था ज्योति सरोवर कौन से मार्ग पे है, तो ज्योति सरोवर पेहुआ मार्ग पे है। ठीक है जी, हो जाएगा। और पेहुआ का प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या देंगे, पृथुदक। क्या देंगे, पृथुदक। ठीक है, पृथुदक, ये क्या नाम है भाई, ये इसका पेहुआ का प्राचीन नाम, ये थ है, थर्मस वाला, पृथुदक। ठीक है, तो ये पेहुआ का प्राचीन नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, हरियाणा में सबसे अधिक आबादी वाला गांव कौन सा है। सबसे ज़्यादा आबादी हरियाणा में किस गांव में है, तो सबसे ज़्यादा अपने सबसे अधिक आबादी गांव, आबाद गांव है, सॉरी आबादी नहीं है, आबाद गांव, सबसे ज़्यादा आबाद मतलब होता है बसा हुआ, तो सबसे ज़्यादा बसे हुए गांव आपके यमुनानगर में है। और वहीं बात करें सबसे कम आपके फरीदाबाद में गांव है भाई। कहाँ पे, फरीदाबाद में। फरीदाबाद आपको ना मिले तो रोहतक कर सकते हैं, ठीक है, पंचकुला कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कम में पूछा जाए फरीदाबाद, ज़्यादा में पूछा जाए आपका यमुनानगर, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। वर्तमान में हरियाणा में अगर गांव की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 6,841 गांव थे। अभी आज के टाइम में अगर मैं बात कर लूँ 2025 में हरियाणा में गांव की संख्या जो है वो भाई अभी 7,356 है, बताई जा रही है, जो कि पंचायतीराज.gov.in साइट पे ये डाटा अपलोड है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं जी। चलिए इसके बाद में जानकारी दे देंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1966 के दौरान हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो प्रति व्यक्ति आय आज की भी याद करनी पड़ेगी आपको, और जब हरियाणा बना तब कितनी थी। आपको पता होगा जब हरियाणा बना उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है, कई टाइप के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि हरियाणा बना जिले कितने थे। हरियाणा बना, हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे हरियाणा बना उस समय, हरियाणा में टोटल, पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, 608 रुपये थी। जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले थे। ठीक है जी। हरियाणा बना तब पुलिस जिले कितने थे। हरियाणा बना उस समय, पुलिस जिलों की बात करूँ मैं तो उस समय पुलिस जिले जो थे वो 6 पुलिस जिले थे। हरियाणा बना उस समय पुलिस रेंज कितनी थी, खाली एक ही पुलिस रेंज थी, कोई पुलिस कमिश्नरी नहीं थी, खाली एक पुलिस रेंज, और 6 पुलिस जिले, 7 हरियाणा के जिले थे। क्लियर जी। और हरियाणा बना उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो भाई 608 रुपये थी। जब हरियाणा बना तो हरियाणा की बात करें साक्षरता दर कितनी थी, मात्र हरियाणा की 20% साक्षरता दर थी। हरियाणा के लोग खाली 20% ही अपना नाम पढ़ना लिखना जानते थे। आज साक्षरता दर 75.55% हो चुकी है। अब जान लेते हैं वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और भी जो भी आज का ऑफर है डिवाइन स्टडी ऐप पर न्यू ईयर पे, वह 50% डिस्काउंट कूपन कोड लगा के न्यू ईयर 50 लगाकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब नज़र डाल लेते हैं अपनी करंट अफेयर की किताब पर, जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय दे रखी है वो कितनी है। पहले तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की दी हुई है और यहाँ पे भारत की दी हुई है। ठीक है, तो ये पहले 2 कॉलम हरियाणा के हैं, अगले 2 कॉलम भारत के हैं। अब बात करें हरियाणा के पहले कॉलम में प्रचलित भाव पे है, यानी करंट रेट पे है, और ये स्थिर भाव पे, स्थिर भाव का मतलब 2011-12 के भाव पे दी हुई है। तो देख लेते हैं एक बार ज़रा, इन दोनों पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें हरियाणा की पहले प्रचलित भाव पे कितनी है, तो हरियाणा की प्रचलित भाव पर अगर बात करूँ मैं प्रति व्यक्ति आए 3,25,759 रुपये है। और हरियाणा की अगर बात करें अपने स्थिर भाव पर, ये एग्जाम में अभी भी पूछा गया था, सितंबर महीने में जो एग्जाम हुआ, स्थिर भाव पर 1,85,490 रुपये है। अगर आपको स्थिर भाव पे पूछा जाए ना, स्थिर भाव पर है, तो ये करना है प्रचलित भाव पे। जी कैसे याद रहेगा, हम भूल जाएंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आप याद कीजिए जो स्थिर होती है वो एक जगह टिकी होती है, वास्तविक चीज बोलते हैं स्थिर चीज को, ऐसे लगा लीजिए। तो भाई 3,25,000 तो प्रति व्यक्ति आए, बहुत सारे का इतनी आय थोड़ी होगी, 1,85,000 फिर भी जस्ती है, तो ये स्थिर भाव पे है। ठीक है भाई, ये स्थिर भाव पे है, ये वाली स्थिर भाव वाली कम है। और प्रचलित करंट तो हमेशा ज़्यादा ही होती है ना, करंट वैसे होता भी ज़्यादा है। 3,25,759 ये करंट की है, 3.25 लाख करंट की याद करेंगे और 1,85,000 प्रचलित भाव पर आप याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाई जो भी बुक लेना चाहे हरियाणा की नई सोच,
बिल्कुल मार्केट में अपडेट करके ये मार्केट में हर एक शॉप पे भेज दी गई है। इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, इसमें आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। पहली बात तो क्या मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति हो, विविध हो, हरियाणा का, आपको सारा कंटेंट क्लियर हो जाए। 190 रुपये की बुक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, परचेज कर सकते हैं। हरियाणा के किसी भी बुक डिपो पे जाके इसको ले सकते हैं। वही बात करूँ, ये करंट अफेयर की नॉन स्टॉप हरियाणा बुक है, ठीक है, जिसमें सारा मैटर आपको 1 नवंबर तक का करंट मिल जाएगा। बाकी जो करंट है मैं आपको अपने बात करें तो यूट्यूब के माध्यम से करवा दूंगा। जैसे मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाली कि भाई जो जो अध्यक्ष चेंज हुए हैं, चेयरमैन चेंज हुए हैं अलग अलग विभाग, बोर्ड या आयोग के, वो मैंने वीडियो डाल दी है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ये मार्केट से दोनों बुक आप परचेज कर लीजिए। ये बुक तो 101 रुपये की मिल जाएगी आपको, है ना, और ये वाली बुक आपकी, ये बुक आपको मात्र 180-90 की मार्केट में मिल जाएगी। अगले चलते हैं, अगला प्रश्न है जी आपके सामने। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भाई पहलवान उदयचंद का संबंध किस जिले से। जी ये प्रश्न तो नया है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसकी जब डिटेल जानोगे तो आपकी रूह कांप उठेगी कि वास्तव में आदमी था। चलिए, उदयचंद पहलवान है, कुश्ती खेलते थे। ये हरियाणा के किस जिले से, ये हरियाणा के फतेहाबाद से, ठीक है, फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। और अगर मैं बात करूं इनकी, उदयचंद की, तो सर्वप्रथम जो 1961 में अर्जुन अवार्ड बांटे गए थे, अर्जुन अवार्ड, हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का भी पहला कुश्ती का अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है। कुश्ती में पहला अर्जुन अवार्ड विजेता उदयचंद है, ठीक है। उदयचंद आपका कुश्ती में पहला, याद रहे, अर्जुन अवार्डी हैं। पूरे भारत में भी सबसे पहले 61 में ही तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई, 61 में दिया गया। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख आज के टाइम में दिए जाते हैं, पहले शायद 5 लाख थे, आज 15 लाख अर्जुन अवार्ड में, ठीक है। कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, रोहतक में कांग्रेस की शाखा किस वर्ष खुली थी। रोहतक में कांग्रेस की शाखा किस वर्ष खुली थी, तो रोहतक शहर में पूछा गया है। तो रोहतक शहर में कांग्रेस की शाखा सन 1888 में खुली थी। अब कांग्रेस की शाखा के बारे में जान लेते हैं। भारत में कांग्रेस की शाखा सबसे पहले 1885 में खुली, जिसमें टोटल 72 मेंबर शामिल थे। इन 72 में से एक हरियाणा का भी था, लाला मुरलीधर, जिनका जन्म पलवल में हुआ था और उन्होंने अपनी कर्म भूमि अम्बाड़ा को बनाई थी। इसी प्रकार कर्म भूमि होने के कारण 1886 में हरियाणा में पहली शाखा लाला मुरलीधर आपकी अम्बाड़ा में लेके आए थे। क्लियर जी। उसके बाद में आगे का जिम्मेवारी संभाली भाई अपने लाला लाजपत राय ने। बात करूं मैं 1887 और 1888 की। 87 में लाला आपका लाजपत राय है ये, ठीक है। लाला लाजपत राय ने हिसार में शाखा खोली। उसके बाद में इन्होंने बात करें अगली शाखा रोहतक में स्थापित की, ठीक है। तो क्लियर। और 1907 के सन आते आते हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी, जब जितने भी हरियाणा में जिले थे, ठीक है जी। तो आपने बात करें जिले का मतलब भाई पंजाब के जिले होंगे ना, ठीक है। जो जो एरिया था सब एरिया में अपने मोटे बड़े बड़े एरिया में हर एक जगह शाखा खुल गई थी। और 1907 में ये हरियाणा निर्माण की अलग से मांग उठाई गई। सर्वप्रथम 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल नरम दल में। 1907 में ही हरियाणा के लाला लाजपत राय को गिरफ्तार किया गया था और मांडले जेल भेजा गया था, ठीक है। ये बात भी एग्जाम में आ चुकी है। लाला लाजपत राय वैसे मोगा पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन कर्म भूमि लाला लाजपत राय की हिसार थी। हिसार से ही लाला लाजपत राय ने वकालत की थी। हिसार में अपने पिताजी के साथ, इनके पिताजी सर्विस में थे कृष्ण कुमार, तो उनके साथ ये हिसार में आकर शिफ्ट हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हरियाणा में सबसे अधिक गौशाला किस जिले में है। सबसे अधिक गौशाला की बात करें हरियाणा में तो सिरसा जिले में सबसे अधिक गौशालाएं हैं। अगर बात की जाए पंजीकृत गौशालाओं की तो करीबन हरियाणा में 550 से अधिक पंजीकृत गौशालाएं हैं। हरियाणा में बात की जाए पहली गौशाला की तो इसका आंसर सिरसा हो गया। पहली गौशाला जो हरियाणा में खुली थी
वो आपकी भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले रेवाड़ी ज़िले में शाखा खोली गई जी। और रेवाड़ी में शाखा कब खोली थी? तो रेवाड़ी में शाखा खोली थी 1880 में। कब खोली थी? 1880 में। तो याद रहे, अपने बात की जाए रेवाड़ी में जब आए थे तो 1880 में। बहुत सारी जगह आपको 1878 देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई 78 का कोई ऑफिशियल बोलूँ मैं कोई फैक्ट नहीं है कहीं भी, है ना। क्योंकि जब स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी आए थे आपके 1880 में, तो सबसे पहले गौशाला की स्थापना करी। उसके बाद में आर्य समाज की भी तो यही डेट है 1880 की, ठीक है। तो भाई गौशाला भी इसी दौरान खोली गई थी। ये आपका नहीं है, ऑप्शन में ना मिले तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 1880 ही करना पड़ेगा। भिवानी बोर्ड की बुक में भी 1880 ही दिया गया है कि 1880 में रेवाड़ी में आए थे। 78 का कोई विवरण नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? मेवात, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़? तो भी देखिए कौन सा जिला नहीं बनाता? पलवल जिला नहीं बनाता है। अब मैं आपको हरियाणा के एक बार मैप पे ले चलता हूँ ताकि आपको अच्छी सी चीज़ें याद हो पाए। अब जी ये हरियाणा का मैप है, ठीक है। मैप आपको दिख रहा होगा। जो राजस्थान है वो यहाँ से सिरसा जिले के यहाँ से शुरू होता है। ये सिरसा जिला है, ये फतेहाबाद जिला ये भी लगता है राजस्थान से, और हिसार जिला भी लगता है, भिवानी भी लगता है। कलियर भिवानी तक आ गए हम। अब नीचे आ जाते हैं, देखिए ज़रा। अब यहाँ बात करें तो आपका ये भिवानी है जी। भिवानी के नीचे दादरी तो नहीं लगता, महेंद्रगढ़ लगता है, रेवाड़ी लगता है राजस्थान से। उसके बाद में नूह जिला भी राजस्थान से लगता है। नूह का यहाँ तक लगता है, नूह बस ये वाला एरिया है ऊपर तक सिरसा तक। तो यानी पलवल जिला नहीं लगता, ठीक है जी। पलवल आपका किससे लगता है? यूपी से लगता है। मेवात यूपी से लगता है क्या? बिल्कुल जी, मेवात भी यूपी से लगता है। आधा मेवात इधर राजस्थान से लगता है। फरीदाबाद भी लगता है, ठीक है। और ऊपर चलें इस साइड में मैप को देखें तो भाई आपका सोनीपत भी लगता है, पानीपत भी लगता है, करनाल भी, यमुनानगर भी। ये सारे कहाँ से लगते हैं? ये सारे सीमा बनाते हैं यूपी से। 7 जिले हो गए। ऊपर बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड से खाली केवल है यमुनानगर जिला लगता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अम्बाड़ा भी लगता है, और आपका यमुनानगर भी लगता है, और वहीं बात करें आपका पंचकुला भी लगता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पंजाब है। पंजाब से भाई आपका, जैसे पंजाब लिख दिया मैंने पीबी, पंजाब से आपका भाई इधर अम्बाड़ा, पंचकुला भी लगता है, अम्बाड़ा भी लगता है। इधर कुरुक्षेत्र है ये वाला भाई, ये भी लगता है ना। उसके बाद में आगे चलें तो आपका कैथल जिला ये भी लगता है। ये आपका जींद जिला है, ये भी सीमा बनाता है। ये आपका फतेहाबाद जिला ये भी पंजाब से लगता है। और ये आपका सिरसा जिला है, ये भी लगता है। अब आप मैप में देख पा रहे होंगे दो चीज़ें कि भाई अम्बाड़ा ऐसा जिला है जो कि इधर आपका हिमाचल से भी, इधर आपका पंजाब से भी लग रहा है। फतेहाबाद भी ऐसा जिला है जो कि आपका पंजाब से भी लगता है और यह राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई अगला प्रश्न सीटी में आया था। ये प्रश्न नहीं, ये वाला नहीं, अगला सीटी में ये नहीं है। चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिजनों को अब कितनी राशि दी जाएगी? यानी आपका करंट में पूछा गया कितनी राशि दी जाएगी। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा कि भाई सेना और सीआरपीएफ के जो शहीदों के परिवारजनों को सहायता राशि दी जाएगी वो अब 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। 50 लाख पहले थी। ये घोषणा अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के अपने भाई नायब सिंह सैनी है, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। करंट का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर चक्र विजेता में एक मुक्त नगद राशि कितनी दी जाती है? तो महावीर चक्र विजेता, अगर कोई व्यक्ति महावीर चक्र जीत के लेके आता है, महावीर चक्र प्राप्त करता है, तो भाई उसको कितनी राशि दी जाएगी? तो महावीर चक्र वाले को 1 करोड़ रुपए दी जाएगी। ठीक है। अगर परमवीर चक्र जीत के लेके आता है, परमवीर देखो सबसे बड़ा था परमवीर, फिर महावीर। देखो परमवीर में परम, एक मिनट भाई इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सही। पहले परम वीर, वीर तो सब में ही लगेगा, वीर को छोड़ो परम, फिर भाई महावीर, फिर आपका महावीर हो गया, फिर आपका खाली वीर पुरस्कार। तो देखो सबसे बड़ा नाम परमवीर,
नंबर 1 सबसे बड़ा 2 करोड़ रुपए। उसके बाद में महावीर नंबर 2 पे 1 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर आपका वीर पुरस्कार। मैं आपको पूरी डिटेल दिखा देता हूँ एक बार, देखिए जरा दोस्तों, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं एक एक के बारे में राशि। अगर ये एक मुक्त नगद राशि, मतलब एक मुक्त नगद राशि का मतलब क्या हो गया कि एक ही बार दी जाएगी, बाद में दोबारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो भाई परमवीर चक्र में 2 करोड़ रुपए हैं। महावीर, ये महावीर नहीं महावीर है, महावीर चक्र में आपको भाई 1 करोड़ रुपए है। और वीर चक्र में आपके 50 लाख रुपए है, ठीक है। 2 करोड़ का आधा 1 करोड़, 1 करोड़ का आधा 50 लाख। सबसे बड़ा नाम परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर, ठीक है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है सेना या नौसेना या वायुसेना मेडल में 21 लाख रुपए। उसके बाद में ये अलग दे दिए गए। अच्छा, यहाँ पर शांति क्षेत्र में क्या है, शांति क्षेत्र में अलग दिए जाते हैं। अशोक चक्कर दिया जाता है 1 करोड़ रुपए राशि। कीर्ति चक्र है 51 लाख रुपए राशि। शौर्य चक्र है 31 लाख। 3 याद कर लीजिए टॉप वाले, ठीक है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र याद हो जाएगा। अशोक नाम बड़ा है, कीर्ति मात्रा के हिसाब से बड़ा है, शौर्य नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ का आधा 50 लाख यानी 51 कर लीजिए। 51 का आधा 25 नहीं करेंगे आप, 31 करेंगे, क्योंकि ये डिजिट है आपके भाई, जैसे 31 21 हिसाब से दिए जाते हैं। 31 लाख, 51 लाख, 1 करोड़। अच्छा, एक बात और भी है, ये तो आपके रह गए अपने युद्ध क्षेत्र में परमवीर, महावीर, वीर चक्र, ठीक है। ये शांति क्षेत्र में आ गए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। अब आ जाइए यहाँ पर, ये जी ये क्या है, ये है जी आपका वार्षिक पुरस्कार, यानी सालाना रूप से इनको राशि दी जाती है हर साल। वो तो एक बार मिल गई, अब जिसने परमवीर चक्र जीता उसको 2 करोड़ रुपए मिले थे। अब उसको भाई अपने बात करें, ये 3 लाख रुपए है ना भाई, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या है, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए हो गए ना, ये 2.5 लाख रुपए अशोक चक्र वाले को हर साल दिए जाएंगे। महावीर चक्र वाले को 2.5 लाख हर साल दिए जाएंगे। कीर्ति चक्र वाले को 2.25 लाख हर साल दिए जाएंगे। और वीर चक्र वाले को 1.25 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे। और शौर्य चक्र वाले को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इनकी तनख्वाह एक टाइप में लगा लीजिए, मान सम्मान राशि लगा लीजिए, जो कि सालाना दी जाएगी, ठीक है। ये सालाना दी जाएगी दोस्तों, और ऊपर वाली एक साथ दी जाने वाली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भैया आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो जी लगा के क्लास बना रहा हूँ। क्लास कितनी लंबी हुई है आपने देखा होगा। पहले जो क्लासें थी छोटी छोटी डालता था वो मॉक टेस्ट थे। ये वाले मॉक टेस्ट नहीं है, ये वाले आपकी डिटेल बोले यानी पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ के साथ क्लासें हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई, मैं बीच बीच में कभी नहीं बोलता ये बातें। और आप पुराने हैं तो अपने यार मित्रों को शेयर कर देना, उनका भी भला हो। चलिए, कौन सा देश फलों में जैतून की खेती के लिए हरियाणा की मदद करेगा? तो जैतून की खेती के लिए हरियाणा की मदद करेगा कौन सा भाई? स्पेन देश। करंट का क्वेश्चन, स्पेन देश। देखिए, अगर बात करूं मैं बागवानी में इजराइल देश ने हरियाणा की मदद की, आपको पता होगा। अगर बात की जाए यहाँ पे सऊदी अरब की मदद से अरावली में एक वाल बनाई जाएगी। अरावली में, कहाँ पर है? अरावली में, ठीक है। अरावली वाल बनाई जाएगी, अरावली वाल, ठीक है। ये सऊदी अरब देश की तर्ज पे बनाई जाएगी। और वहीं बात करूं मैं तो भाई अमेरिका देश के सहयोग से हिसार जिले में या हिसार शहर में क्लस्टर उद्योग स्थापित किया जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपा चलते हैं 24 नंबर पे। नीरज चोपड़ा को किस देश ने अपना भाई फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है किस देश ने? तो राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड देश ने। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर और 1997 को हुआ था, ठीक है। खंडरा गांव, और ये खंडरा गांव पड़ता है आपका पानीपत में। कहाँ पड़ता है? पानीपत में। नीरज में नीर दिखाई दे रहा है, पानीपत में नीर पानी होता है, ठीक है भाई। तो नीरज चोपड़ा के बारे में याद रहे। नीरज चोपड़ा के अपने बात करें भाला फेंकने पर 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है। भाला फेंक दिवस बनाया जाता है 7 अगस्त को। क्लियर जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, हरियाणा 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार हेतु खर्च राशि निर्धारित की गई थी। जो भी 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, इन्हीं के दौरान जो एक प्रत्याशी होता है उसके लिए एक निर्धारित व्यय राशि जो होती है भी कितना खर्च कर सकता है वो की गई। कितनी की गई? 40 लाख रुपए की गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 लाख रुपए निर्धारित की गई थी भाई। क्लियर? ये एग्जाम में पिछली बार जो 2019 में क्वेश्चन अपने इलेक्शन हुए थे ना, उसके बाद में एक एग्जाम, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछी गई। उस समय 28 लाख रुपए थी। कितनी थी? 28 लाख आंसर माना गया था। इस बार 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। क्लास कैसी लगी भाई? और एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ आपको भाई, न्यू ईयर पर डिवाइन स्टडी ऐप पर 50% ऑफर आज रात 12 बजे तक है। आज रात का मतलब 2 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफर का फ़ायदा उठाइए। न्यू ईयर 50 कूपन कोड लगाइए, आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है, और ऐप का नाम डिवाइन स्टडी है। ऊपर प्ले स्टोर में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ मैंने जो आपको किताबें दिखाई वो भी आप परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हैं। अभी 1 दिसंबर से जो कोर्स शुरू हुआ था लास्ट टाइम, वो वही नॉन स्टॉप बैच नाम से शुरू हुआ था, वह आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी एक बार कॉमेंट जरूर करना।